Now the next rule is Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जब हम इलेक्ट्रॉनों का फिलअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने के लिए हमारे पास चार क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है तो इस प्रकार से कोई तीन क्वांटम नंबर यहाँ पर सेम हो सकते हैं, बट किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दिस इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। कोई दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकता। यदि उसके पास मैक्सिमम तीन क्वांटम नंबर अगर सेम है भी तो वो फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी संख्या जैसे p ऑर्बिटल है, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो px, py, pz ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर सारे के सारे टेंशन क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और सब सेम हो सकते हैं। बट वे दोनों इलेक्ट्रॉन जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाई करेंगे तो उनके स्पिन जरूर डिफरेंट होंगे। अगर एक का स्पिन प्लस हाफ होगा तो दूसरे का स्पिन माइनस हाफ होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो चार क्वांटम नंबर है किसी भी एटम में होके क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं हो सकते। और इसको रूल को, इस प्रिंसिपल को हम इस प्रकार से डिफाइन करके भी लिख। So we can say that in the same orbital of an atom, two electrons can have three quantum numbers in identicals at the most, but the fourth quantum number, namely जिसको हम की spin quantum number के नाम से जानते हैं, will be different for both the electrons. Will be will definitely be different for both the electrons. तो जैसे प्रिंसिपल कांटा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर स्पिन कांटा नंबर आई इक्वल टू, अगर एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का डेफिनेटली माइनस हाफ होगा। दोनों क्वांटा नंबर यहाँ पर दोनों के स्पिन सेम नहीं होंगे। इस तरीके से तीन क्वांटा नंबर सेम हो सकते हैं, बट तीन सेम होने के बाद चौथा क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट रूल इज द होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Hund's rule of maximum multiplicity। होम्स एक साइंटिस्ट का नेम था। उन्होंने एक
थ्योरी प्रपोज की थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेके कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी एक ही ऑर्बिटल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी। तो अगर कोई एक ऑर्बिटल है उसकी अगर किसी प्रकार की डिजनरेसी है तो डिजनरेट ऑर्बिटल में भी जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी वो इस प्रकार से होगी कि पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू होती है। डायरेक्टली किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। पहले आपका इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में एक एक जाता है, उसके बाद जब पूरी ऑर्बिटल्स भर जाती हैं तो वो पेयर होना शुरू करता है। दैट इज द होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड यू मे बी डिफाइंड दिस रूल in the following way. So, when electrons enter a set of orbitals of a given subshell, the electrons will pair up only when all the available orbitals have had at least one electron each। जब सारी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तब उसमें पेयरिंग शुरू होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? जब हमारे पास ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पैरेलल होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन पैरेलल होता है तो पैरेलल स्पिन में दो पैरेलल इलेक्ट्रॉनों में ज़्यादा रिपल्सन होता है। वो ज़्यादा रिपल्सन होता है तो अपने आप को ज़्यादा डिस्टेंस पर ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनकी एनर्जी मिनिमम हो सके। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो वो अपनी को स्टेबल बनाने के लिए मिनिमम एनर्जी की पोजीशन में रखते हैं और ये पोजीशन तभी उनको ऑब्टेन होती हैं जब उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो। और मिनिमम रिपल्सन के लिए आवश्यक है कि पहले इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलग अलग ऑर्बिटल में रखें, फिलअप करें, तब वो पेयरिंग शुरू करें। तो जब यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में जाते हैं तो उनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो जाता है जिसके कारण उनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। और इसी स्टेज को, इसी रूल को इसीलिए रूल ऑफ मिनिमम एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। रूल ऑफ मिनिमम एनर्जी। नाउ we will talk about the filling of orbitals। हमारे पास सपोज p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है हमारे पास, तो यहाँ पर px py pz हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। हमारा ये ऑर्डर किसी भी एंगल से करेक्ट नहीं है कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पास अगर d ऑर्बिटल है, यहाँ पर मैक्सिमम यह 5 फोल्ड डिजनरेसी होती है। ये p ऑर्बिटल में 3 फोल्ड डिजनरेसी है और d ऑर्बिटल में 5 फोल्ड डिजनरेसी है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा, फोर्थ इसमें जाएगा, फिफ्थ इसमें जाएगा, देन पेयर होना शुरू करेगा। अगर हमारा सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आता है तब यहाँ पेयरिंग शुरू होगी। ये हमारी dxy, dyz, dzx, dx² और dz² ऑर्बिटल होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी पेयरिंग होती है जब हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज Hund's rule of maximum multiplicity, or we can say the rule of minimum energy. Now the next rule is half fulfilled or fulfilled। Rule of half fulfilled and fulfilled ऑर्बिटल। हमारे पास 3 प्रकार की ऑर्बिटल होती है। एक, जब हम भरते हैं तो ये हाफ फिल्ड होती है,
दूसरा हाफ फुलफिल्ड होती है और तीसरा फुल फील्ड ऑर्बिटल होती है। फुल फील्ड ऑर्बिटल के बारे में हम सभी जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी ऑर्बिटल में भर जाते हैं तो वो फुल फील्ड ऑर्बिटल होती है। लेकिन हाफ फुल फील्ड हम किसको कहते हैं, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, जब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाते हैं तो ये हाफ फुल फील्ड कहलाती है। इसी प्रकार से डी ऑर्बिटल अगर हमारे पास है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये हाफ फुल फील्ड ऑर्बिटल कहलाती है। जब जस्ट हाफ इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं किसी ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड एज हाफ फुल फील्ड ऑर्बिटल। और इसके अतिरिक्त जब हम जो भी हमारी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती हैं वो सारी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती हैं। सो यही देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल फुल फील्ड ऑर्बिटल होती है। जैसे हमारी इनर्ट गैस की ऑर्बिटल होती है, नोबल गैस होती है, वो सारी क्या है, फुल फील्ड ऑर्बिटल वाली हैं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। बट अगर हम सेकेंड पोजीशन पर बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल हाफ फुल फील्ड होती हैं वो भी एक साधारण ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल होती हैं। तो हाफ फुल फील्ड ऑर्बिटल या हमारे पास फुल फील्ड ऑर्बिटल, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पर हाफ फुल फील्ड ऑर्बिटल होने की संभावनाएं हैं या कहीं पर वो फुल फील्ड होने की संभावनाएं हैं, तो वो सारे रूल को बाईपास करके अपनी ऑर्बिटल को या तो हाफ फुल फील्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है या फिर अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग उसको फुल फील्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल मैक्सिमम स्टेबिलिटी की ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ फुल फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होने के कारण कोई भी एटम अगर वो अपनी इस स्टेट को मेंटेन कर सकता है, इस स्टेट में कन्वर्ट अपने आप को कर सकता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको उस स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे पास सपोज क्रोमियम का केस है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा इस ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3s2 3p6 और 3d, यहाँ पर 3d4 आएगा और यहाँ पर हमारा ये 4s2 हो जाता है। बट हम यहाँ देखते हैं कि इस ऑर्बिटल में d में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये अनस्टेबल ऑर्बिटल है। बट इस d ऑर्बिटल में इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाने पर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में आ जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3p6 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और 4s1 हो जाता है, जिसके कारण अब ये हाफ फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाती है और ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल हो जाती है। एक एग्जांपल और बात करें, हमारे पास कॉपर का 29 का एटॉमिक नंबर होता है और 29 के अकॉर्डिंग 2 8 2 होना चाहिए था। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 एंड 3d9 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है। बट यहाँ पर 9 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फुल फील्ड केस है। जबकि यहाँ पर अगर d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगी और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 3s2 3p6 3d10 हो जाता है और 4s1 ऑर्बिटल हो जाती है और इस प्रकार से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये नहीं होता है। जिस प्रकार से ये यहाँ पर गलत था और ये यहाँ पर सही था, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास इसी तरीके से इन एग्जाम्पल की तरह से हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, यहाँ पर जाकर एटॉमिक नंबर 47 होता है, गोल्ड का एटॉमिक 79 होता है। ये जो एलिमेंट हैं ये भी D10 कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 होता है और पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 होता है।
तो ये भी इसी प्रकार से इन हाफ फुलफिल्ड और फुलफिल्ड केस में रखे जाते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फुलफिल्ड फुलफिल्ड ऑर्बिटल के कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम अगर बात करें तो हमारे जब एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज आती है तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अपने डी ऑर्बिटल में जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग एफ ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये और हाफ फुलफिल्ड केस में 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू 7 इलेक्ट्रॉन एंड अकॉर्डिंग टू 14 इलेक्ट्रॉन वे अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उस तरीके से यहाँ पर शो करते हैं। जब यहाँ पर हाफ फुलफिल्ड एफ ऑर्बिटल होती है या फुल फील्ड एफ ऑर्बिटल हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जिसमें हम यहाँ पर पूरे एलिमेंट को सारे एलिमेंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी में वेरिएशन क्यों है और किस कारण से है, किस रूल के तहत है। जो भी कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसका कुछ ना कुछ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन रूल्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और इस तरीके से आप अब इन सब रूल को फॉलो करते हुए किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपने आप स्वतः ही लिख सकते हैं। थैंक यू।